माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, आखिर ये होता क्या है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 12 तक नहीं छोड़ेगा। 11th में पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, 9 में पढ़ना है, 10 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हर क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना। 10th, वैसे आज हम मेन स्टैंडर्ड 10 के लिए यह वीडियो बनाने जा रहे हैं, बट क्लास 11th में भी पढ़ना है, क्लास 12 में भी पढ़ना है ना, ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, बस इतना ही समझो कि प्रोबेबिलिटी चांस है, किसी भी चीज़ के होने का चांस, है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की क्या संभावना है, डेट इज़ प्रोबेबिलिटी। जैसे हम लोग अभी देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है, ये टोटल का टोटल आपको क्या बताता है कि इसमें हम लोग केवल चांसेज के बारे में पढ़ेंगे या पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स कि कोई भी घटना है, कोई भी इवेंट है, उसके होने या उसके न होने का क्या चांस है, कितना चांस है, इसी के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं पहले आपको दो टर्म बता दूं, दो टर्म आप लोग जान जाए। एक होता है माय डियर स्टूडेंट श्योर इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इस दोनों टर्म के बारे में जानते हैं। एक होता है श्योर इवेंट और एक इम्पॉसिबल इवेंट। ध्यान दीजिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट 100% गारंटी है कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना होगा इसमें, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा बट समझ में आएगा। देखते हैं हम लोग श्योर इवेंट किसे कहेंगे और इम्पॉसिबल इवेंट किसे कहेंगे। सपोज करो माय डियर स्टूडेंट कि आपके क्लास 10 में दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आपके क्लास 10 में आप जिस किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, सपोज करो वहाँ पे दो सेक्शन है। एक सेक्शन आपको बॉयज़ के लिए है और एक सेक्शन आपको गर्ल्स के लिए है ना। एक सेक्शन आपका बॉयज़ सेक्शन है और एक गर्ल्स सेक्शन है। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर हमने देखा है कि स्कूल वगैरह में जो दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है 9th के स्टूडेंट को, एक बॉयज़ सेक्शन और एक गर्ल्स सेक्शन। हर स्कूल में ऐसा नहीं होता है, बट किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है। तो सपोज करो कि जो हमारा सेक्शन ए है, सपोज करना है कि जो हमारा सेक्शन ए है और ये हमारा सेक्शन बी है। तो सपोज करना है माय डियर स्टूडेंट कि सेक्शन ए में, क्लास 10 के ए सेक्शन में मैथ्स वाले सर टेस्ट लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। क्लास 10 के सेक्शन ए में मैथ्स वाले सर टेस्ट लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अभी रिजल्ट निकला नहीं है, बस अभी बच्चे केवल टेस्ट दिए हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट पोजीशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय बॉयज़। यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टेस्ट हुआ है उसमें फर्स्ट पोजीशन यानी मैक्सिमम मार्क्स बॉयज़ के द्वारा लाया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, याद कीजिए आप कि सेक्शन ए में केवल बॉयज़ है, केवल बॉयज़ है। इट मीन्स यहाँ 100% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ 100% चांस है, यहाँ 100% पॉसिबिलिटीज़ है
कि जो भी बच्चा लाए फर्स्ट, जो भी बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लाएगा वह लड़का ही होगा, क्योंकि सारा का सारा बच्चा ही, सारा का सारा स्टूडेंट ही उस क्लास का लड़का है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट, जहाँ उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 100% हो, जहाँ उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 100% हो। जैसे आपने इस एग्जाम्पल में क्या समझा कि जो टेस्ट हुआ था वह सेक्शन ए में हुआ था, वह सेक्शन ए में हुआ था, और वहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या चांस है, कितना चांस है कि मैक्सिमम मार्क्स लड़का लाएगा। अरे भैया 100% चांस है कि मैक्सिमम मार्क्स जो आएगा वो लड़का ही लाएगा, क्योंकि सारा का सारा स्टूडेंट ही उसमें बॉयज है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट श्योर इवेंट। एंड व्हाट अबाउट इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए इसी क्वेश्चन को यदि मैं आगे बढ़ाऊं, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि क्या चांस है, कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वह जो टेस्ट हुआ है, मैथ्स वाले सर ने जो टेस्ट लिया है उसमें कितना चांस है कि गर्ल्स फर्स्ट करेगी। भैया उस सेक्शन में लड़की हैं ही नहीं, तो लड़की फर्स्ट कहाँ से करेगी। तो ये जो इवेंट हुआ, ये हुआ माय डियर स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हुआ इसका, ये इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट। और माय डियर स्टूडेंट एक बात आप एकदम माइंड में सेट कर ले कि जो श्योर इवेंट होता है ना, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है, और हम लोग प्रोबेबिलिटी के केस में 1 को ही 100% बोलते हैं। और कहीं मान लीजिए किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी आपने 1/2 लिखा है, मतलब हुआ 50%, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में 1 का मतलब 100% होता है। तो आपने पढ़ा था, आपने अभी अभी एग्जाम्पल में देखा है कि श्योर इवेंट एक ऐसे टाइप के इवेंट को कहेंगे जिसमें उसके होने का प्रोबेबिलिटी 100% हो, और इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आपने 2 चीज़ें पढ़ी, श्योर इवेंट के बारे में और इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। श्योर इवेंट में हमने आपको बताया कि एक ऐसा इवेंट जिसमें उसके होने का प्रोबेबिलिटी 100% हो। इम्पॉसिबल इवेंट में हमने आपको बताया कि उसके होने का प्रोबेबिलिटी, उस सिचुएशन के होने का प्रोबेबिलिटी, उस कंडीशन के होने का प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट, उस घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, नो चांस। तो आपने क्या समझा कि प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, चांस है, पॉसिबिलिटीज़ है। किसी भी कंडीशन को, किसी भी सिचुएशन में एक संभावना व्यक्त किया जाता है कि भाई इतना संभावना है कि ये चीज़ होगा और इतना संभावना है कि ये चीज़ नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो लोग संभावना व्यक्त करते हैं वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन पे करते हैं, कुछ ना कुछ डाटा उनको दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं इसको, अच्छा चलिए मिटाने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि डाटा इट मीन्स इंफॉर्मेशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ पे पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करेगा, मतलब संभावना व्यक्त करेगा, अपना चांसेस बताएगा कि हाँ भाई ये इस चीज़ के होने का चांस इतना % है, तो भैया कुछ तो डाटा दिया रहता है ना। तो उस डाटा के अकॉर्डिंग लोग उसमें प्रोबेबिलिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को बताते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो माय डियर स्टूडेंट कि इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच में, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच में 10 मैच हुआ है ना, 2019 और 2020 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, पूरे मैच का हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं हम, मैं केवल बता रहा हूँ 2019 और 2020 में इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच में 10 मैचेज हुए हैं। जिस 10 मैचेज में 6 मैच इंडिया जीते हैं, इंडिया ने जीता है, और हमारा 4 मैच जो है वो अपना ये पाकिस्तान भी अपना जीत गया है, ठीक है ना। और लेकिन अपना जो इंडिया है ना, इंडिया
ये 6 मैच जीता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान से तो इंडिया जीत ही जाता है। चलिए, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2019-2020 में 10 मैच खेला गया, जिस 10 मैच में देखा गया कि 6 मैच इंडिया जीता और 4 मैच पाकिस्तान जीता। फिर से आज 25 दिसंबर 2020 है ना, ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी तो 25 दिसंबर आया भी नहीं है। तो सपोज करो कि आज 25 अप्रैल 2020 को एक और मैच खेला गया, खेला गया नहीं, खेला जाने वाला है, मैच होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तब तो पता ही चल जाएगा कि कौन जीता, होने वाला है। तो अक्सर आप देखते होइएगा कि मैच होने से पहले लोग अपना संभावना व्यक्त करता है कि 90% चांस है कि इंडिया जीत जाएगा, 60% चांस है कि इंडिया जीतेगा, 70% चांस है कि इंडिया जीतेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो लोग अपना संभावना बताते हैं, चाहे वह कमेंटेटर बताए, चाहे वह न्यूज़ में बताते हैं या वगैरह वगैरह वगैरह, थर्ड अंपायर का जो शो चलता है उसमें बताया जाता है, तो आप क्या सोचते हैं? कुछ न कुछ डाटा से ही ना बताते हैं। डाटा तो वहाँ भी रहता है, तो यही इस टाइप का कुछ डाटा रहता है कि भैया पिछले 1 साल में इंडिया 6 मैच जीता है और पाकिस्तान 4 मैच जीता है। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई कह दे कि 60% चांस है कि ये जो मैच होने वाला है, तो 60% चांस है कि इंडिया जीतेगा और 40% चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा। तो डाटा को देखने के बाद लोग अपना चांस बताते हैं, लोग अपना पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करते हैं कि इस चीज़ के होने का प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो आप यहाँ देखिए 60% कैसे हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 6 मैच इंडिया जीता है आउट ऑफ 10, तो 6/10 इंटू 100 है ना, तो ये हमारा 60% होगा। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के समय फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है कि 10 में से 4 मैच जीता है, तो 4/10 इंटू 100 होगा, तो ये आपका 40% होगा, है ना। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बउआ ये चांस बताया जा रहा है ना, ये चांस है ना, कोई तो यानी प्रोबेबिलिटी और गारंटी ये दोनों अलग अलग चीज़ है माय डियर स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी और गारंटी दोनों अलग अलग चीज़ है। यदि कोई कहता है ना कि गारंटी है कि इंडिया जीतेगा, मीन्स क्या है, 100% वहाँ पे इंडिया ही जीतेगा। इट मीन्स थोड़ी देर के लिए आप श्योर इवेंट को आप गारंटी के रूप में बोल सकते हैं कि जो भी इवेंट श्योर होंगे मतलब वहाँ गारंटेड है कि वही चीज़ होगा, है ना। बट वैसे आप किसी चीज़ में गारंटी नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए आपको शायद याद होगा एक समय ऐसा था कि इंडिया और बांग्लादेश में जितना भी मैच हुआ था ना, सारा का सारा मैच इंडिया जीता था। 10 मैच सपोज करो, अब उतना मेरे को याद नहीं है माय डियर स्टूडेंट, बट मान लो 10 मैच हुआ था और आउट ऑफ इस 10 मैच में से 10 का 10 मैच इंडिया जीता था, हमको याद है माय डियर स्टूडेंट। और बांग्लादेश के झोले में एक भी मैच नहीं गया था, लेकिन हमको वह मैच याद है, वह दिन याद है कि जब 11वां नंबर मैच हुआ था, तो अगर डाटा को देखा जाए और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज को निकाला जाए, तब तो 100% चांस है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन यहाँ भी 100% चांस है माय डियर स्टूडेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि 11वां नंबर मैच इंडिया ही जीतेगा। तो इंडिया ही जीतेगा मतलब वहाँ गारंटी हो गया। हाँ, आप चांस अपना बता सकते हैं, 100% चांस है कि इंडिया जीतेगा, 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि इंडिया जीतेगा, बट 100% गारंटी नहीं ले सकते हैं आप। और मुझे याद है वह दिन, मुझे याद है वह मैच कि वह मैच बांग्लादेश जीता था।
वह मैच बांग्लादेश जीता था। शायद आप लोगों को भी याद होगा कि उससे पहले इंडिया कभी बांग्लादेश से हारा ही नहीं था, लेकिन वह पहला मैच था जो बांग्लादेश जीता था इंडिया से, है ना। तो उससे पहले सपोज करो कि 10 मैच हुआ था, तो 10 मैच में 10 मैच इंडिया जीता था, ठीक। तो इस डाटा को अगर ध्यान में रखा जाए तो इस डाटा के अकॉर्डिंग तो 100% चांस था कि ये वाला मैच भी इंडिया ही जीतेगा, बट ये चांस था ना, 100% गारंटी तो नहीं है ना। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स नॉट गारंटीड, ये एक चांस है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। मान लीजिए कोई कहता है कि 75% चांस है कि ये चीज़ होगा, बट 25% नहीं होने का भी तो चांस है। तो आप अभी यहाँ 2 चीज़ समझें। फर्स्ट कि किसी भी चीज़ के होने या नहीं होने का जो पॉसिबिलिटीज़ होता है वह दोनों मिल करके 1 होता है। आपने अभी अभी देखा, जैसे यहीं पे देखिए, इंडिया के जीतने का प्रोबेबिलिटी 60%, तो पाकिस्तान के जीतने का प्रोबेबिलिटी 40%, दोनों का एडिशन करेंगे 100%, और 100% को हम लोग 1 बोलते हैं। यानी अभी अभी आपने एक चीज़ पढ़ा कि किसी भी घटना के घटित होने का प्रोबेबिलिटी, यानी कोई चीज़ होगा इसका प्रोबेबिलिटी, और फिर कोई कहता है कि वही चीज़ नहीं होगा, दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यदि कोई कहता है कि आज बारिश होगी, इसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो माय डियर स्टूडेंट ये 3/4 देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। ये 3/4 अगर देखा जाए तो ये आपको 75% है, आप इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कहता है कि 75% चांस है कि आज बारिश होगी, तो इसका ये भी तो मतलब हुआ कि 25% चांस है कि बारिश नहीं भी होगी। तो बारिश होने की संभावना यदि 3/4 है, तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, बारिश नहीं होने की संभावना यदि आपको फाइंड आउट करना हो तो ये 1 - 3/4, तो हमारा आंसर आएगा 1/4। तो होने की संभावना 3/4, नहीं होने की संभावना 1/4, यानी किसी भी चीज़ के होने या उसके नहीं होने के प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वह 1 ही न होगा, या तो वह चीज़ होगा और नहीं तो वह चीज़ नहीं होगा। तो दोनों ही केस में जब दोनों का एडिशन होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 100% 1। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप लोग प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपने समझ लिया है। आपने यह समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी एक अलग चीज़ है, गारंटी जो वर्ड है वो एक अलग चीज़ है। कोई नहीं कह सकता है गारंटी, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब अलग चीज़ होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि आपने उस चीज़ पे अपना संभावना व्यक्त किया है कि हाँ भाई इतना संभावना है कि ये चीज़ होगा, या इतना है कि नहीं होगा, है ना। चलिए अब इसमें कुछ आपको देखना है कि जैसे केस ऑफ 1 कॉइन, कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि 1 कॉइन के केस में तो जब आप 1 कॉइन को टॉस कराते हैं, यानी एक सिक्के को, अब हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक पे आ गए, है ना। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे उससे रिलेटेड, है ना। अभी तक जो भी था थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन था कि आखिर ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है वो क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट, है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में किस किस तरह का क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। चलिए तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ 1 कॉइन का स्टोरी, है ना, एक सिक्के का स्टोरी। तो माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप या हम कोई भी एक सिक्का उछालिएगा ना, टॉस कीजिएगा ना, तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। जब भी आप एक सिक्के को उछालिएगा तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वह 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। क्लियर है?
ठीक उसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, केस ऑफ 2 कॉइन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 2 कॉइन का केस। तो सुनिएगा, जब आप 2 कॉइन टॉस करते हैं एक साथ 2 कॉइन टॉस करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पे हेड आ जाए, है ना। हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पे हेड आ जाए। क्लियर है? हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कॉइन पे टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर हेड सेकंड वाले पर टेल आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर टेल, यानी जिस पे उस समय हेड आया था उस पे इस बार टेल आ जाए, और उस समय जिस पे टेल आया था इस बार उस पे हेड आ जाए। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी जब 2 कॉइन को हम लोग टॉस कराएंगे तो। और जब आप एक कॉइन को टॉस कराते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ जो आपका बनेगा वो केवल 2 ही बनेगा। एक कॉइन, एक सिक्का उछला है, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा, और बहुत 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 कम ऐसा चांस होता है कि सिक्का खड़ा रह जाएगा, मतलब ना हेड ना टेल। वैसे तो कभी होगा ही नहीं, बट 0.0001% यदि ऐसा होता है तो उसको हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? यदि माइंड में आप निगेटिव को सेट करोगे ना तो आपको समझने में दिक्कत होगी, है ना। जैसे हमने बताया कि एक कॉइन अगर हम उछालते हैं तो वहाँ हेड और टेल होगा। मे भी कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर एक कॉइन उछालेंगे तो ऐसा भी तो होगा कि सिक्का खड़ा का खड़ा रह जाएगा। हो सकता है, बट वो बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है, जिसको हम लोग इग्नोर करेंगे। चलिए, तो हमने आपको क्या पढ़ाया? केस ऑफ 1 कॉइन, केस ऑफ 2 कॉइन। चलिए, तो इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो केस है इसमें तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं होता है ना। जैसे इसमें मान लीजिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो पहले आप लोग थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है इस सिंबल को समझिए। ई मतलब होता है इवेंट, ई मतलब होता है इवेंट। इवेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, घटना कुछ भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो यहाँ पे ई क्या है? इवेंट है, जिसमें क्या आने की संभावना की बात हो रही है? हेड आने की बात हो रही है। तो यहाँ पे पीई है ना, तो पीई इज इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके फार्मूला को हम लोग लिखेंगे। उसका फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल, ध्यान दीजिएगा यहाँ, फेवरेबल आउटकम्स, क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में, बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अभी तुरंत हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हमने लिखा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अपने माइंड में सेट कर ले कि फेवरेबल जो वर्ड हमने यूज किया, इस फेवरेबल का मतलब ये है कि क्वेश्चन में, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जिस चीज़ का डिस्कस होगा, है ना, वही समझिए कि वही फेवरेबल है। क्लियर है? क्वेश्चन में जिस चीज़ का चर्चा है वही फेवरेबल है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा इन केस ऑफ 1 कॉइन, कि एक कॉइन को हमने टॉस किया, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो यहाँ पे P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, गेटिंग हेड, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी का बना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो माय डियर स्टूडेंट, फेवरेबल कौन है? जिसके बारे में क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन में किसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है? हेड के बारे में। तो यानी नंबर ऑफ हेड, फेवरेबल आउटकम्स तो हमारा हेड हो गया ना, तो नंबर ऑफ हेड। तो इन केस ऑफ 1 कॉइन नंबर ऑफ हेड क्या होगा? 1 ही तो होगा, एक ही हेड न हो सकता है। अब आइए, नीचे है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो यहाँ पे 2 बनता है ना,
तो 1/2 हमारा आंसर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड का। इसी का सपोज करो सेकंड पार्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेटिंग टेल, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस बार फिर से मैं आपको बता दूं, फेवरेबल कौन है माय डियर स्टूडेंट, जिसके बारे में क्वेश्चन में डिस्कस हो। तो इस बार क्वेश्चन में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, टेल के बारे में, यानी यहाँ होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो इस बार हमारा टेल है ना, तो नंबर ऑफ टेल, तो माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ टेल क्या है, 1 ही तो है, टेल भी तो एक ही है, तो ये भी हमारा 1/2 ही होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलिए अब आइए, इन केस ऑफ 2 क्वाइन, जब कभी भी 2 क्वाइन को हम लोग टॉस करेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 4 होंगे। हेड हेड हमने आपको समझाया है, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। इसी में देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सपोज करो ऐसा भी क्वेश्चन बुक में रहता है कि एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो यही केस होगा। हो सकता है कि दोनों लड़का हो सकता है कि दोनों लड़का हो सकता है कि दोनों लड़की हो सकता है कि दोनों लड़की हो सकता है कि बड़ा वाला लड़का है, छोटी वाली लड़की है, या बड़ी वाली लड़की है, छोटा वाला लड़का है। तो यही 4 आउटकम्स उस केस में भी बनेगा। किस केस में, इन अ फैमिली ऑफ 2 मेंबर, है ना, एक परिवार में मेंबर नहीं 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसी के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अब आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि P डिनोट्स, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, तो हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, है ना। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम बताने जा रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड। इस तीन के अलावा और कुछ आपको दिख रहा है क्या? 1-2 चीज़ और मैं अभी आपको बताऊंगा। एक टर्म आता है एटलीस्ट और एक टर्म आता है एटमोस्ट, उसको अभी अलग करके रखें। बट जैसे इसको यदि मैं देखूं तो इसको आप क्या कहिएगा, 2 हेड। इसको क्या कहिएगा, दोनों टेल है तो 0 हेड हुआ ना। 0 हेड मतलब क्या हुआ, नो हेड, तो नो हेड मतलब इसको कहेंगे। इसको क्या कहिएगा, 1 हेड, और इसको 1 हेड। तो हमने सब चीज़ तो ले ही लिया। अब मान लीजिए आप कहिएगा सर 2 टेल भी तो बोल सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट वही हुआ ना, 2 टेल बोलो या नो हेड बोलो, नो हेड या 0 हेड बोलो, बात बराबर है। 1 टेल बोलो तो भैया 1 टेल अगर है तो यानी 1 हेड भी तो होगा, तो 1 हेड वाले में ही ना उसको काउंट करेंगे, यानी बात इतना ही चीज़ होता है। अब इसी को आप टेल में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे 2 हेड को 2 टेल भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा, 1 टेल लिख सकते हैं तो ये दोनों हो जाएगा, और 0 टेल लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा। अब आइए, बात वही है लेकिन, है ना, यही 3 केस बनता है। जैसे जब आपने एक कॉइन को उछाला तो 2 ही चीज़ होंगे ना, या तो एगो हेड, या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। लेकिन जब आप 2 कॉइन उछालते हैं तो टोटल आउटकम्स 4 बनता है, और यहाँ पे क्वेश्चन 3 हो सकते हैं, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। अब आइए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, फिर से सुनिए, क्वेश्चन में जिसका डिस्कस है वही फेवरेबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में किसके बारे में डिस्कस किया गया है, 2 हेड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो नंबर ऑफ 2 हेड, तो 2 हेड वाला आउटकम्स तो बस एक ही तो है, 2 हेड वाला तो एक केवल आउटकम्स है, और कहाँ कहीं 2 हेड है तो 1, नीचे क्या होगा 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है ना। अब आइए,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो एक हेड, तो इस बार फेवरेबल कौन है, वन हेड, तो एक हेड, इसको आप नहीं ना वन हेड में काउंट नहीं ना कर सकते हैं, इसको भी आप वन हेड में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वन हेड में इस दोनों को काउंट करेंगे, तो इसका आंसर बनेगा 2/4 यानी 1/2। अब आइए एक क्वेश्चन उठता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड यानी नो हेड, इसको आप उसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं, तो इसका आंसर बनेगा 1/4। तो आपने क्या समझा, आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट, कि जो फेवरेबल वर्ड होता है उसका ये मतलब होता है कि क्वेश्चन में किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वही फेवरेबल है। अब आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जब भी आप किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जैसे आपने कोई काम किया है ना, जैसे हमने एक कॉइन को उछाला, तो उस एक कॉइन को जब आपने उछाला तो पहले तो ये देखो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। तो जब हमने एक कॉइन को उछाला तो वहाँ या तो हेड आएगी नहीं तो टेल आएगी। तो सुनिए, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो हेड नहीं तो टेल। तो माय डियर स्टूडेंट दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, याद रखिएगा। चलिए अब फिर इसमें आ जाइए। तो फिर हमने एक बार क्या किया कि 2 कॉइन उछाला, तो 2 कॉइन उछाला तो 4 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो कि नहीं सॉरी 4 ठो आउटकम्स बनेगा, 4 आउटकम्स बनेगा, बट उसको हमने 3 में ही डिवाइड किया है। जैसे इसको कहेंगे 2 हेड और इस दोनों को कहेंगे 1 हेड और इसको कहेंगे 0 हेड। तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही 3 संभावना न हो सकती है, यही तीनों चीज़ न हो सकता है जी। तो इस तीनों के भी प्रोबेबिलिटी का अगर सम लिया जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, इसका भी सम 1 ही होगा। करके देख लीजिए ना, 1/4 1/4 1/2 जोड़ के देख लो 1 आएगा, 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो आपने क्या समझा कि आप कोई एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करना मतलब आप कुछ कर रहे हैं, जैसे हम कॉइन उछाल रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब उस एक्सपेरिमेंट में जो जो चीज़ आ सकता है उसको इवेंट कहेंगे। तो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी इवेंट आ सकते हैं सबके प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। चलिए, तो ये सब चीज़ें हमने देखा। अभी और कुछ भी देखना है, अभी आप लोग आराम से रहें, लंबा वीडियो जाएगा, क्योंकि भगवान जाने क्यों लेकिन हमारा हर वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, क्योंकि मैं तब तक वीडियो बनाऊंगा जब, भाई सीधी सी बात है यार, मुझे संतुष्टि होनी चाहिए ना जी, हमें भी तो लगना चाहिए कि नहीं हमने इस चैप्टर का वीडियो बनाया है और हमारे इस वीडियो को कोई बच्चा देखेगा उसको क्लियर समझ में आएगा। चलिए, अब 2 चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एक कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ एटलिस्ट का, और एक कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ एटमोस्ट का। चलिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 कॉइन का ही केस है, अभी केस अभी चेंज नहीं हुआ है, 2 ही कॉइन के बारे में अभी मैं बताऊँगा। चलिए, तो हमने पढ़ा है कि 2 कॉइन के केस में ये 4 चीज़ें होती हैं, है ना, जिसको अगर देखा जाए तो 3 ही चीज़ में काउंट करेंगे। जैसे इसको तो हम लोग काउंट करेंगे 2 हेड में, इसको करेंगे 0 हेड में, और इसको करेंगे, इस दोनों को करेंगे 1 हेड में। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड एटमोस्ट 1 हेड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इस 2 वर्ड का मतलब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ध्यान दीजिएगा, उससे कम नहीं, उससे कम नहीं, हाँ उससे ज़्यादा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा,
एटलीस्ट का मतलब हमने क्या बताया? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, उतना, उससे कम नहीं। उससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने मम्मी से बोलते हैं या फादर से बोलते हैं कि पापा कम से कम 10 रुपया हमको चाहिए, मतलब वहाँ 9 रुपया नहीं चाहिए, वहाँ या तो 10 चाहिए। हाँ, अगर 20 मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 10 रुपये का एक पेन लेना है हमको, तो कम से कम 10 रुपया। और अगर पापा 20 रुपया दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पेन 2 ठो ले लेंगे। तो कम से कम का ये मतलब होता है। क्लियर है? अब आइए एटमोस्ट का मतलब समझिए क्या होता है। एटमोस्ट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। अब भैया मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं भी कहीं अगर हिंदी का हैंडराइटिंग आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ थोड़ा सा यार माफ़ करना हमको, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, हाँ उससे कम अगर है, उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 रोटी खाएंगे, मतलब 5 से ज़्यादा उसको नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है। कभी कभी डॉक्टर लोग एडवाइस दे देते हैं कि इससे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 खाएगा वो, 5 से ज़्यादा तो खा ही नहीं सकता है। हाँ 4 भी रोटी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी रोटी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी रोटी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, अब इसमें सीरियसली में नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए तो अब आपको मैं क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर कर समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब हमने आपको क्या पढ़ाया, कम से कम, उससे कम नहीं, मतलब किससे कम नहीं, यहाँ 2 हेड है ना, यानी 2 हेड से कम नहीं। इसमें कै गो हेड है, 1 ठो, मतलब ई नहीं। इसमें कै गो हेड है, 1 ठो, ई भी नहीं। इसमें कै गो हेड है, 1 गो नहीं, तो इधरो नहीं, कम से कम 2 गो चाहिए, 2 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें कै गो हेड है, 2 गो, तो ई हो सकता है, यानी 1, 1 गो ना ऐसा मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 गो हेड, तो 2 गो हेड इसमें है। और नीचे क्या होगा, अपॉन में तो टोटल लिखाता है ना 4। अब आइए एटमोस्ट की बारी। तो माय डियर स्टूडेंट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ अगर उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एटमोस्ट 1 हेड, ध्यान दीजिएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड चाहिए। यहाँ कै ठो हेड है, 2 है, यानी ई नहीं चाहिए। यहाँ कै ठो हेड है, 1 गो हेड नहीं है, ई चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है कि 1 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ई चलेगा। यहाँ कितना हेड है, 1। क्वेश्चन क्या है, एटमोस्ट 1 हेड, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा, मतलब यहाँ तीनों चीज़ चल सकता है इसमें, यानी इसका आंसर बनेगा 3/4। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से एटलीस्ट और एटमोस्ट को समझे होंगे। इसको मैं तो कहता हूँ इसको नोट कर ले, है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको 3 कॉइन का केस पढ़ाता हूँ, बस समझ तो आप लोग गए ही हैं, है ना। बस 3 कॉइन के केस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 आउटकम्स बनता है ना। जिस तरह 2 कॉइन के केस में, है ना, 3 कॉइन्स का मैं केस बता दूं आपको कि टोटल जो है ना 8 आउटकम्स बनता है। जैसे जो हमारा फर्स्ट बनेगा, सोचने वाली बात है कि एक बार में 3 कॉइन उछला है, हो सकता है कि तीनों पे हेड हो। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 पे हेड हुआ, 2 पे हेड हुआ और लास्ट वाले पर टेल हो गया। या माय डियर स्टूडेंट ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं। चलिए
ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, या फिर ये भी प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वाले पर टेल, सेकंड वाले पर हेड, थर्ड वाले पर भी हेड, या THT फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे फिर टेल, या हेड टेल हेड। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप मिला लीजिए, कहीं भी आपको मैच नहीं करेगा, है ना, मैच नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, है ना। अब आप देखिए कहीं भी, जैसे ये THH है, यानी फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, और कहीं आपको दिख रहा है ऐसा? चलिए, ये है THH, कहीं दिख रहा है THH, ये है TTT, कहीं दिख रहा है TTT, ये है HTT। अब इसको ये मत देखो कि सर ये HTT है और ये TTH है, तो इसमें भी तो 2 गो टेल है और 1 गो हेड है, इसमें भी 2 गो टेल है, 1 गो हेड है। डैट इज़ नॉट मैटर माय डियर स्टूडेंट। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट सिक्का पर हेड आया है, दूसरे सिक्के पर टेल आया है, तीसरे सिक्के पे टेल आया है, और इसका मतलब है कि फर्स्ट सिक्के पे टेल आया है, दूसरे सिक्के पे टेल आया है, और थर्ड सिक्के पे हेड आया है। तो बताओ हुआ ना ये दोनों अलग अलग चीज़? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चलिए, तो अभी तक 3 कॉइन के केस में टोटल 8 आउटकम्स ही बन पाया है। यदि आप लोग अगर इस पे थोड़ा सा माइंड लगाएं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक और बना लेंगे, तो आप दिमाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट 8 ही होता है। चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो मान लीजिए अगर सीधे नॉर्मली क्वेश्चन है गेटिंग 3 हेड, तो इस तरह के क्वेश्चन को तो अब आप लोग चुटकी बना के बजा दीजिए, मतलब बना लीजिएगा, चुटकी बजाइएगा बन जाएगा। देखिए 3 गो हेड, ना ही इसमें एटलीस्ट का बात है, ना ही इसमें एटमोस्ट का बात है, सीधे 3 गो हेड मिलाना है, तो 1 गुना है, हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन है गेटिंग 1 हेड, है ना, 1 हेड, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको ले सकते हैं, 1 गो हेड है, देख लो, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको, तो 2 गो हुआ, इसको भी नहीं, इसको ले सकते हैं, तो 3/8 आंसर। जहाँ एटलीस्ट और एटमोस्ट लग जाता है वहाँ ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि नहीं। और न तो मान लीजिए 1 हेड, तो बस उसी को देखेंगे जिसमें 1 गो हेड है। लेकिन मान लीजिए अगर इसी में बुआ क्वेश्चन है गेटिंग एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? कम से कम 2 हेड। समझ में तो आपको आ गया हुआ है, कम से कम 2 हेड, 2 से कम नहीं, यानी उस सब को काट दो जिसमें 2 गो से कम हेड है। सुनते चलो, इसमें कै गो हेड है, काट दो, 1 गो है, इसमें कै गो हेड है, 2 गो है, नहीं काटो। काटना किसको है? एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड, 2 गो से कम हेड नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें 1 गो है, काट दो, इसमें 2 गो है, चलेगा, इसमें 1 गो नहीं है, इसको तो पहले काटो, है ना, इसको भी काट दो, है ना, इसको नहीं काटो, इसमें 2 गो है, देखो ये तो औरों अच्छा है, तो 3 गो है। क्वेश्चन क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 गो से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 गो से कम नहीं। अब 3 गो है तो क्या दिक्कत है? तो किसको किसको काट दिए? 1 2 3 4, 4 गो को काट दिए, तो बच कै गो गया? 4 गो, 4/8 आंसर, है ना। इसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन है एटमोस्ट, है ना, कुछ भी मान लीजिए 2 हेड, है ना, या 2 टेले लिख दीजिए यहाँ। अभी तक खाली हेडे का देख रहे हैं, तो बच्चा सब सोचेगा कि सर खाली हेडे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, टेले का ले लीजिए। सुनिए, एटमोस्ट 2 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, 2 गो से ज़्यादा टेल जहाँ दिखाई देता है, 2 गो से ज़्यादा टेल जहाँ दिखाई देता है उसको काट देना है ना। चलो इसको काट दिए, बाद बाकी आप कोनों में खोज लीजिए, टॉर्च जला के खोज लीजिए, आपको सब में दिखाई देगा। क्या पता है कि 2 गो से कम में टेल है। क्वेश्चन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, 2 गो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 गो से ज़्यादा वाला 1 गो है, ये है जिसमें 3 गो है, तो इसको काट दिए, यानी इसका आंसर सीधा सीधी हो जाएगा 7/8। चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब और भी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब आप लोग
अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूँ और मिटाने के बाद एक दो और भी कुछ क्वेश्चन को मैं करा दूँ, है ना। जैसे माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है कि एक बास्केट है ना, या एक बकेट है, या एक झोला है, या एक टोकरी है, कुछ भी है जिसमें 5 ठो ग्रीन बॉल है, 4 ठो ब्लू बॉल है और 6 ठो वाइट बॉल है। ध्यान दीजिएगा, यानी एक झोला है जिसमें 5 ठो ग्रीन बॉल है और 4 ठो ब्लू बॉल है और 6 ठो क्या है, वाइट बॉल है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। अब इसमें कहा जा रहा है कि इन सारे बॉल को ना मतलब मिक्स करके रख दिया गया है और आँख बंद करके या बिना देखे हुए इसमें से बॉल को निकालना है। बउआ ये सब बॉल है ना, ये सब बॉल्स है ना, मतलब ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का है, वाइट कलर का है। तो आँख को बंद करना है और बॉल को निकालना है या बिना देखे हुए निकालना है। तो ये जो बॉल निकालना, बॉल को जो बारी बारी से बॉल निकाल रहे हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर 3 चीज़ें हैं। या तो 3 इवेंट है, या तो ग्रीन बॉल आ सकता है ना, या ब्लू बॉल आ सकता है, या वाइट बॉल हो सकता है। एक्सपेरिमेंट क्या है, बॉल को निकाल रहे हैं, तो क्या है, ये काम है ना, एक काम हो रहा है कि बॉल को निकाल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट में 3 ही चीज़ संभव है, वो इवेंट हो गया। या तो इवेंट हो सकता है कि ग्रीन बॉल हो जाए, या तो वह ब्लू बॉल हो सकता है, या वह वाइट बॉल हो सकता है। तो हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होंगे सबके प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। लेकिन याद रहे कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब मान लीजिए हम ग्रीन ले लिए, ब्लू ले लिए और वाइट छोड़ दिए, दोनों को जोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि 1 क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। तो ग्रीन बॉल, तो याद कीजिए फेवरेबल कौन हुआ, फेवरेबल कौन हुआ माय डियर स्टूडेंट, ग्रीन। तो सीधी सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी ग्रीन बॉल का डिस्कस है, तो नंबर ऑफ ग्रीन 5 और टोटल 15, 1/3। ब्लू बॉल्स, फेवरेबल कौन हुआ, ब्लू बॉल हुआ, है ना। फेवरेबल कौन हुआ, ब्लू बॉल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ब्लू का चर्चा है। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल है ना 4/15, क्लियर है। और वाइट बॉल्स 6/15, जो कि आपको 3 से कटने के बाद 2/5 बनेगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। 1/3, 4/15, 2/5, इस तीनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आपको आंसर आएगा 1। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बुक्स में रहता है ना। चलिए अब मैं आपको बताऊं डाइस का कहानी। जिस तरह हम लोग क्वाइन का केस पढ़े हैं ना, उसी तरह डाइस का केस देखिए। और आप लोग ये सोच रहे होइएगा कि सर 3 ठो क्वाइन का केस पढ़ा कर छोड़ दिए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, 4 क्वाइन का केस आप लोगों को अभी क्लास 10 में तो पढ़ना ही नहीं है और 11-12 में भी नहीं पढ़ना है, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है ना। चलिए तो डाइस का कहानी देख लीजिए, है ना। तो 1 डाइस का कहानी हम लोग पढ़ेंगे और 2 डाइस का कहानी पढ़ेंगे, है ना। बारी बारी से मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। 1 डाइस के बारे में बताऊँगा, है ना। उसके बाद तो डाइस का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। डाइस का मतलब क्या होता है, डाइस का मतलब वो जो लूडो गोटी का जो छक्का होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये डाई हो गया, है ना। 1 मिनट, मैं एक चीज़ थोड़ा सा बुक में देख रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि सर बुक में क्या देख रहे हैं। हाँ, तो एक का बात है इसलिए डाई है।
और यहाँ पे 2 हो गया है इसलिए डाइस है ना। तो चलिए, तो एक डाई के बारे में, लूडो गोटी समझ रहे हैं, लूडो गोटी, और उसमें जो वो छक्का होता है जो अगर न रहे तो सारा का सारा गेम डिस्टर्ब, गेम नहीं खेल सकते हैं आप। हाँ, एक कोई गोटी नहीं है तो चल सकता है। हम लोगों को याद है, हम लोग बच्चे थे तो मान लीजिए रेड गोटी नहीं है तो रेड कलर का कोई बटन हम लोग डाल देते थे, बट अगर डाइस ही नहीं है तो नॉट पॉसिबल। तो एक डाई का कहानी है कि इसके जब आप एक डाई को थ्रो करेंगे, लूडो गोटी का एक डाई थ्रो, वहाँ टॉस नहीं करना है, वहाँ थ्रो करना है। तो जब आप एक डाई को थ्रो करोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, 2 का प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी, यानी हमने डाइस को थ्रो किया तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि 1 आएगा और कितना प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा, कितना प्रोबेबिलिटी है कि 3 आएगा। तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी, यानी फेवरेबल कौन हुआ 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी नंबर ऑफ 1। तो एक डाइस पे 1 एक ही ना होता है, तो आंसर क्या बनेगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो इस बार फेवरेबल कौन है 2 है, तो नंबर ऑफ 2, अक्सर बच्चा आंसर देता है 2/6, लेकिन माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मतलब फेवरेबल हमारा 2 हुआ, तो नंबर ऑफ 2, आप कभी डाइस को ध्यान से देखिएगा, 2 लिखा हुआ एक ही फेस न होता है। जैसे डाइस को हम लोग क्यूब के एग्जाम्पल में लेते हैं, याद होगा 9 क्लास में पढ़ना था, तो उसमें 6 गो फेस होता है, तो एक ही फेस ना ऐसा होगा जिस पे 2 लिखा होगा, तो इसका भी आंसर 1/6 बनेगा। 3 लिखा हुआ फेस भी एक ही होता है, तो यानी सबका आंसर 1/6 बनेगा। और यदि मैं 1/6 + 1/6 + 1/6 करूँ 6 का, तो सम 1 आएगा। चलिए, तो और भी कुछ क्वेश्चन इसमें हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि एक डाइस को हमने थ्रो किया, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। तो भैया इवन नंबर को पहचान लो, तो इस बार फेवरेबल कौन है इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर को देखना है कि नंबर इवन नंबर कौन कौन है, तो 2 4 6 है, इसके आगे तो बढ़ेंगे नहीं, तो यानी 3 ठो है, 3/6 1/2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो वो भी 3 ही होगा, 1 3 5, तो 3/6, ये भी 1/2। मान लीजिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, है ना, तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा, 2 3 5, 3/6 1/2 आंसर। मान लीजिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 या लेस देन 5, मान लो क्वेश्चन है, तो लेस देन 5 मतलब ये 4 हो, तो 4/6 आंसर होगा, है ना, 2/3 हो जाएगा, है ना। 4/6 किसका आया था, याद है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5। तो इस तरह का क्वेश्चन है जो आप लोग अब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, और आप लोग बना भी लेंगे। अब आइए 2 डाइस का कहानी मैं आपको बताऊं कि 2 डाइस के केस में क्या होता है। 2 डाइस, जब आप एक साथ 2 डाइस को थ्रो करते हो, 2 डाइस, हो सकता है कि दोनों पे 1 आ जाए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक पे 1 आए और एक पे 2 आए, समझ में आ गया होगा आप सीक्वेंस। ऐसा भी हो सकता है कि एक पे 1 आए, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 1 आए, एक पे 4, फर्स्ट वाले पर 1, सेकंड वाले पर 5, फर्स्ट वाले पर 1, सेकंड वाले पर 6, बोलो हाँ कि ना। लेकिन ऐसा होगा क्या कि फर्स्ट वाले पर 1, सेकंड वाले पर 7 का कोई ऑप्शन नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर 2 आए, सेकंड वाले पर 1 आए, या 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, है ना। इस तरह से टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। कब बनेंगे 36? जब 2 डाइस का बात होगा क्वेश्चन में, है ना। जब कभी भी क्वेश्चन में 2 डाइस का डिस्कस हो तो आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना लोगे, 36। हमको पता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अब क्या करें, समझ में तो मतलब इतना तो ज़रूर पढ़ाना होगा ना,
ताकि बच्चे को समझ में आए और बच्चा खुद से क्वेश्चन सॉल्व करे। ये हमारा टोटल 36 को आउटकम्स बना। अब देखिए इसमें बहुतों का तरह का क्वेश्चन बनता है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि थोड़ा दूसरे कलर से मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि दीज आर कॉल्ड्स डबलेट। इसको हम लोग डबलेट बोलते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में होता है कि 2 डाइस आर थ्रोन, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। तो यहाँ पे फेवरेबल कौन हो गया माय डियर स्टूडेंट? डबलेट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल यानी नंबर ऑफ डबलेट, दीज आर कॉल्ड्स डबलेट। डबलेट मीन्स सेम नंबर दोनों पे, यानी फर्स्ट वाले डाइस पर भी सेम, सेकंड वाले पर भी वही चीज़, यानी 4 इस पे 4 इस पे, 3 इस पे 3 इस पे। तो ऐसा तो 6 ही आउटकम्स होगा ना, तो डबलेट 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ डबलेट 6 अब बाई टोटल मीन्स 36, 6/36 1/6 आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो माय डियर स्टूडेंट बस देखने की ज़रूरत है ध्यान से, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, गेटिंग प्रोडक्ट लेस देन 10 ऑन बोथ डाइस। मतलब समझे कि दोनों ही डाइस पर जो नंबर आएगा उसका प्रोडक्ट 10 से कम होना चाहिए। तो उन सबको अब देखो, इस सब में से उन सबको खोजो जिसको गुना करने पर 10 से कम आता है। ये वाला होगा एक, ये भी चलेगा, ये सब चलेगा, है ना। और इसमें ना यहाँ तक चलेगा, ये नहीं चलेगा। ए भैया 2 5 जा 10, यहाँ बात हो रहा है 10 से कम का, 10 का नहीं 10 से कम का। तो इसमें 6 चला है, इसमें 4 चला है, तो 6 4 10 हो गया। इसमें 3 चलेगा, 10 3 13 हो गया। इसमें 2 चलेगा, 15 हो गया। इसमें 1 चलेगा, 16 हो गया। और इसमें भी 1 चलेगा, 6 1 जा 6 17, यानी आंसर बनेगा 17/36। तो इस तरह का कुछ भी पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर हुज सम इज सम। अब बात करेगा सम का, सम इज लेस देन मोर देन 10, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 10। इस बार किसका बात कर रहे हैं? ऑन बोथ डाइस, दोनों ही डाइस पर जो नंबर आया है, जो नंबर आएगा, है ना, उसका जो सम होना चाहिए वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसमें एक भी नहीं है ऐसा, आप करके देख लो। किसी को भी जोड़ना है इस बार, याद रहे 10 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, इसमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाले में जोड़ने पर 10 आ रहा है, बट 10 से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना। ये हमारा एक टर्म आता है 6 5 11, 1 2 3, आंसर बनेगा 3/36 1/12। डबलेट का मतलब हमने आपको समझा दिया। अगर क्वेश्चन में रहेगा डबलेट ऑफ ऑड नंबर, तो उस समय इसको लेना है 1 1 3 3 5 5, यानी 3 होगा, तो आंसर बनेगा 3/36। डबलेट ऑफ इवन नंबर तो भी 3 होगा, 2 2 4 4 6 6, लेकिन सीधे डबलेट रहे तो 6/36 जो कि बनेगा 1/6। अब आइए, तो ये पूरा कहानी था, है ना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन लीप ईयर। दोनों का बात करते हैं, एक तो लीप ईयर में भी बात करेंगे और गेटिंग 53 मंडे इन ए ईयर, सीधे ईयर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में किसी भी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। 2 मिनट में हर चीज़ समझ में आएगा, इसका फुल गारंटी है। चलिए, बस ये लास्ट बात मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोग इत्मीनान रखें,
इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। खैर, क्वेश्चन है लीप ईयर, एक में है लीप ईयर और एक में है सीधे ईयर। तो सीधे ईयर का मतलब है ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हुआ 365 दिन, लीप ईयर का मतलब हुआ 366 दिन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानें। जो भी ऑर्डिनरी ईयर है ना, जनरल ईयर है ना, ये जनरल ईयर हुआ या ऑर्डिनरी ईयर इसको लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी ईयर की बात हो रही है और ये बात लीप ईयर की है। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि 365 दिन होता है ना, तो इधर से लिखते हैं 1 मिनट। तो ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है कि 365 दिन जो होते हैं, 365 डेज, इसमें समझिए कि 52 ठो सप्ताह होगा। सप्ताह समझते हैं, 7 दिन का सप्ताह, तो 52 सप्ताह होगा। देखिए ना, 52 सत्ते 364 और 1 दिन प्लस 1 डे। लेकिन जो लीप ईयर है माय डियर स्टूडेंट, लीप ईयर है, उसमें क्या होता है कि 52 सप्ताह के अलावा 2 दिन होता है, क्योंकि यहाँ 366 दिन होता है और यहाँ 365 दिन होता है। अब सुनिए कि अगर 52 गो सप्ताह है तो 52 गो संडे तो ज़रूर होगा, 52 गो मंडे भी होगा, 52 गो ट्यूसडे भी होगा, 52 गो वेडनेसडे भी होगा, 52 ठो थर्सडे, 52 ठो फ्राइडे, 52 ठो सैटरडे, सब 52 गो तो ज़रूर होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 गो मंडे होगा, या मान लीजिए संडे लिखा जाए, ट्यूसडे ही लिखा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इससे पड़ता है कि साल, ईयर मतलब ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, बस इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी ईयर की पहले बात करें तो 52 गो संडे, मंडे, ट्यूसडे तो सब होगा ही निश्चित। अब ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है, अगर यही 1 दिन संडे हुआ, जैसे मान लीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि 52 सप्ताह, तो 52 गो संडे हुआ ना, तो फिर 53वां संडे तो मान लीजिए 7 दिन बाद ना आएगा। तो जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचा ना, उस 1 दिन के पास 7 ऑप्शन है। वो हो सकता है संडे, हो सकता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी उसी 1 दिन पे डिपेंड करेगा। अगर वह 1 दिन संडे हो गया तो 53 गो हो जाएगा संडे, अगर वह 1 दिन मंडे हो गया तो 53 गो मंडे भी हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1/7। आपको समझ में आ गया होगा। 7 दिन हमारे पास है और उसमें से एक हुआ ना, तभी ये 53 पूर पाएगा। जैसे मान लीजिए 53 को मंडे पुराना है, तो 7 दिन में से वो जो 1 दिन है, अगर वो मंडे हुआ तब ना 53 पूरेगा, तो 1/7। लेकिन यही क्वेश्चन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पर नहीं जाइए, वो कोनो दिन रहे, 52 गो दिन हर साल होता ही है। मतलब नहीं समझे, 52 गो दिन मतलब नहीं समझे, 52 संडे हर साल होता है, 52 मंडे हर साल, कोई ऐसा साल नहीं होगा जो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि 53 गो मंडे कैसे होगा। तो 53 गो मंडे तभी ना होगा जब वो जो 1 दिन बचा हुआ है शेष रिमाइंडर, वह भी संडे हो जाए तो 53 गो संडे, मंडे हो जाए तो 53 गो मंडे। ठीक उसी तरह से अगर बात लीप ईयर का है तो जो रिमेनिंग डेज बचता है वो 2 दिन होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा 1 दिन का था और लीप ईयर में 2 दिन का ऑप्शन होता है। उस 2 दिन में से कोई 1 दिन अगर संडे हो गया तो 53 गो संडे हो जाएगा, और उस 2 दिन में से कोनो 1 दिन अगर मंडे हो गया तो 53 गो, यानी इसका आंसर 2/7। यानी 100 बात की एक बात माइंड में सेट रखें कि अगर सीधे ईयर की बात है 1/7, लीप ईयर की बात है 2/7, चाहे बात संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी डे का हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है यह वीडियो। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इस चैप्टर का,
जिसमें हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पूरा जानकारी पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा फुल जानकारी प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, है ना। सारा आपको याद हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में ताश पत्ती बोलते हैं, है ना। बहुत अच्छा गेम होता है ना। उसके बारे में मैं पूरा डिटेल अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, बाय। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ओके बाय।